हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज डेट है 3 अप्रैल 2025 और देखते हैं कि आज क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या न्यूज आई है और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। तो पहला है वक्फ बिल क्लियर्स लोकसभा स्टॉर्म, गवर्नमेंट साइट्स ट्रांसपेरेंसी, अपोजिशन से बिड टू डिवाइड ऑन फेथ, Shah intervenes in Lok Sabha debate. Say no non-Islamic member in Waqf. Congress to TMC to SP. Opposition party unite. Accuse government of making minorities insecure. जैसे कि आपको पता था कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पेश होना था। तो ये इसके टाइम निर्धारित किया गया था कि 8 घंटे डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और फैसला होगा। इसमें से 4.5 घंटे हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसकी सत्ता है उन्हें मिलना था, बाकी के अपोजिशन को। पर ये बहस चलते चलते 12 घंटे चल गई, जो कि रात में 2 बजे इस पर वोटिंग हुई थी। तो उसके बाद इस पर फैसला आया था। तो फैसला क्या था कि वक्फ बिल पास हो गया है और फिर वो आज राज्यसभा में पेश होने वाला है। तो इसको देखते क्या क्या था। तो वक्फ बिल अमेंडमेंट में लाइट कलर हो जा रहा है, देखते दूसरा कौन सा कलर सही रहेगा। लोकसभा में लगभग ये भी सही नहीं रह रहा। तो लोकसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। ठीक है, तो किसको कितने कितने वोट मिले। तो फेवर में वोट मिले हैं 288 और अपोजिशन में 232 वोट मिले हैं। तो ज़्यादा वोटों की वजह से वक्त बिल पास हो गया लोकसभा में, जिसको राज्यसभा में पेश होना है। तो इसके लिए अल्पसंख्यक के मामले में जो मंत्री हैं, इनके अल्पसंख्यक मामले में जो मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद नाम दिया था, मतलब यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एनवायरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो किरण रिजिजू ने इसे इस जो बिल है उसको उम्मीद नाम दिया था, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एनवायरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये जो बिल है उसका नाम उम्मीद है। तो बिल केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी जो तेलुगु की पार्टी है, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन किया। ठीक है, तो थोड़ा वक्त के बारे में जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो वक्त जो है सबसे पहले 1950 में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पे एक संस्था बनाई गई। 1950 में ये बनाई गई। ठीक है, इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। उसके 1 साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव कर हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। तो फिलहाल इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन और उनकी रखरखाव करता है। बिहार समेत कई प्रदेशों में
या सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है, मतलब दो है, दोनों के अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964 में 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल पहली बार गठित हुई थी। फिर 1964 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ कंट्रोल बिल लेके आई है। जो ये कानून था, जो सबसे पहले 1954 में वक्फ एक्ट बना था, उसी के बदलाव करने के लिए अभी जो बिल पेश किया है वो लाया गया है। तो इसमें बिल हमने कल ऐसे बताया था, पर फिर से एक बार बता देते हैं कि इसमें जो सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अपील कर सकता था। ये पहला था। अब इसमें जो नया कानून लाया गया है, इसके अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसकी अपील कर सकता है। ठीक है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो होता था पहले, वो आखिरी माना जाता था, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पर नए बिल के हिसाब से अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अगला था इसका जो पहले था कानून, पुराना कानून था, किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या इसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये पहले था। और अब क्या इसमें बदलाव किया गया है, जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होती है। मतलब अब वक्फ को संपत्ति चाहिए तो उसे कोई दान में दिया होना चाहिए या तो उनके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए। वो किसी भी ज़मीन को अपना बता के उस पर अपने अंदर नहीं ले सकते। अगला था वक्फ बोर्ड महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। पर इस बार भी ऐसे तो पहले बोला गया था कि इसमें महिलाएं होंगी और 2 अन्य धर्म के लोग होंगे, पर कल जब बिल पेश हुआ था तो जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने बोला कि इसमें किसी और धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस्लाम से रिलेटेड है। तो उसमें दूसरे रिलीजन के लोग अगर जाएंगे तो उन्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं रहेगा, तो वो क्या डिसीजन लेंगे। इसी तरह किसी और रिलीजन के लोग जाएंगे तो उनको उस रिलीजन के बारे में उतना जानकारी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबर होंगे वो सारे इस्लाम के होंगे। तो इस पे ओवैसी ने कहा कि चर्चा के दौरान AIMIM के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ, और उन्होंने बिल वहीं पे फाड़ दिया। वक्फ बिल पर बनी JPC के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा असदुद्दीन ओवैसी इस विधेयक को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक को फाड़कर असंवैधानिक काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने विधेयक क्यों फाड़ा। तो ये सब डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन लगभग 12 घंटे चला है, जो सुबह में ही 2 बजे मतलब लंच के बाद के टाइम से शुरू हो गया था। वैसे तो इसमें था कि 8 घंटे डिस्कशन होंगे, रात 10 बजे तक सब फैसला हो जाना था, पर ये बहुत लंबा खींच गया। तो लगभग 12 बज गए, 2 बजे इसमें वोटिंग शुरू हुई और फिर तो उसके कुछ देर बाद फैसला आ गया कि वक्फ बिल पास हो गया है। और फिलहाल जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसे राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं राज्यसभा में पास होता है कि नहीं, वो कल पता चलेगा, कल की न्यूज़ में। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे कि अगला न्यूज़ क्या है। तो अगला न्यूज़ है यूपी, राजस्थान एंड गुजरात लीड यूजर फ्री लिस्ट for year 25 toll collection set for new record, fast traffic road and addition of new tollable road help in higher collection। तो 2025 के हिसाब से जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनके टॉल कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग वहाँ पे उस टॉल से क्रॉस किए हैं उस स्टेट के ट्रैवल करने के लिए, तो उसमें सबसे ऊपर यूपी है, जहाँ पे 29,974 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ था। राजस्थान में 27,438 करोड़, गुजरात में 23,591 करोड़, महाराष्ट्र में 23,431 करोड़ और तमिलनाडु में 19,645 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ था। और ये डाटा हमें
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया की तरफ से पेश किया गया है और ये डाटा पिछले 5 सालों का है, फ्रॉम 2019-2020 टू फरवरी 2025. With the increase in user-fee collection across the toll plaza in the country, the total toll collection in February for year 25 is set to surpass the previous year records. तो जैसे कि अब यूजर फ्री कलेक्शन है, अब क्योंकि अब फास्टैग का टाइम आ गया है, तो आप वहाँ जाइए, 10 सेकंड खड़े रहिए, खुद से स्कैन करेगा, खुद से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आप चलिए, कोई आएगा नहीं आपका लेने टैक्स। तो अब यूजर फ्री कलेक्शन होता है जिससे सुविधा और बढ़ गई है। तो इसके चक्कर में जो पिछले 5 साल का जो 4 year 25 का रिकॉर्ड है टोल कलेक्शन को, पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू द डाटा टेबल बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन राज्यसभा ऑन वेडनेसडे, द टोटल टॉप कलेक्शन अप टू फरवरी 2025 इज ऑलरेडी 54,820 crore, within touching distance of collection last fiscal. After factoring in the collection of March, the total toll revenue in for year 2020 is said to be close to rupees 60,000 crore. तो राज्यसभा में जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे इंडिया ने डाटा जब पेश किया तो हमें फरवरी 2025 तक का टोल कलेक्शन था 54,820 करोड़ रुपये। पर अगर देखा जाए कि जो मार्च है, मार्च ईयर एंड होता है क्योंकि सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो मार्च तक का डाटा अगर कलेक्शन के बारे में बोला जाए तो अनुमान है कि 60,000 करोड़ को क्रॉस कर देगा या उसके आसपास रहेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है। ऑफिशियल सेड दैट वेरियस फैक्टर्स सच एज ट्रैफिक ग्रोथ, रिविजन इन यूजर फ्री रेट्स, एडिशन ऑफ न्यू टोलेबल रोड लेन कंट्रीब्यूट टू द एनुअल इंक्रीज इन यूजर फ्री कलेक्शन। तो ट्रैफिक ग्रोथ के कारण और सुविधाएं दिया गया, जैसे कि जो फीस था टोल फी उस पर काम किया गया, फिर नया टोलेबल रोड बनाया गया। तो इन सब के कारण जो एनुअल इंक्रीज हुआ है टोल का, वो इस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। फास्टैग हैज एडेड टू इंक्रीज द यूजर फी कलेक्शन। फास्टैग बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये टैक्स कलेक्शन आसान हुआ, क्योंकि इससे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके टैक्स कलेक्ट करने के लिए, आप जाइए कलेक्ट हो जाता है, ये आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाता है। द टोटल यूजर फी टोल कलेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 वाज 55,882 crore. In all, from February 2020 to February 2025, the total of rupees 2.48 lakh crore has been collected as toll charges from the public. तो पिछले साल जो कलेक्शन हुआ था वो 55,882 करोड़ था, पर पिछले 5 साल का देखा जाए मतलब 2020 से 2025 फरवरी तक ये कम से कम 2.5 लाख करोड़ मतलब टैक्स कलेक्ट कर दिया गया है, टोल टैक्स लोगों से। The data further show that UP continues to be the highest toll collecting state with 7,060 crore user fee collection till February 2025. It is followed by Rajasthan, where toll collection up to February 2025 stood rupees 5,967 crore. तो जैसा कि डाटा के हिसाब से जो यूपी है इस साल में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन वहाँ से हुआ है, जो कि है अराउंड 7,060 करोड़। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, जहाँ से कलेक्शन हुआ है मतलब 5,967 करोड़, या तो 6,000 मान के चल सकते हैं राउंड फिगर, तो वहाँ से कलेक्शन हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहाँ से 5,115 करोड़ टोल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। उसके बाद गुजरात से जहाँ से 4,874 करोड़। फिर तमिलनाडु 5वें स्थान पर रहा है जहाँ से 4,015 करोड़ कलेक्शन हुआ है टोल का अप टू फरवरी 2025। इसमें लास्ट महीना जो था मार्च का उसका कलेक्शन नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी इन दी रिटन रिप्लाई said that while the annual base rates are uniform in all national highways throughout the country, various factors such as lane configuration, 2-lane, which paved shoulder, 4 or more lane, length of section, length of bypass structure, tunnel, and types of vehicle are considered in the determining rate of user fee at the
फी प्लाजा फॉर यूज ऑफ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। तो नितिन गडकरी जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे में आते हैं, मिनिस्टर ऑफ सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में आते हैं, उन्होंने कहा कि जो एनुअल फी है उसका रेट सब जगह यूनिफॉर्म है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जब फीस है, फीस डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पे? तो ये डिपेंड करता है लेन्स पे, 2 लेन है, 4 लेन है, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, टनल है, ब्रिज है, बाईपास है, फिर स्ट्रक्चर कैसा है रोड का, लेन का मतलब कन्फिग्रेशन क्या है, लेंथ कितना है, टाइप्स ऑफ व्हीकल क्या है, कहीं वो कार है, बस है, फिर मल्टी एक्सल ट्रक है। तो ये सब पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से जा रहे हैं, कैसा रोड है, इससे क्या आपका फीस कितना लगेगा। 2 लेन है तो कम लगेगा, 4 लेन है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। Currently, there are total of 1063 toll plaza across the national highway in the country. Out of this, total of 457 toll or fee plaza were constructed in the last 5 financial year between 2020 to 2024. तो देश में टोटल 1063 टोल प्लाजा है, जिसमें से 457 जो बने हैं जो पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में बने हैं, जो कि 2020 से 2024 तक का है। राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा है 156, जिसके बाद यूपी का नंबर आता है जहाँ 97 है, फिर मध्य प्रदेश 90, फिर 89 महाराष्ट्र में, 78 तमिलनाडु और 72 आंध्र प्रदेश और 60 टोल प्लाजा है दिल्ली में। तो अब आते हैं अगले न्यूज़ पे कि अगला क्या है। तो पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। तो पूनम गुप्ता को सेंटर ने बुधवार को ऐसे रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया। पूनम गुप्ता डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई कितने टाइम के लिए? 3 इयर्स के लिए। ये अभी क्या कर रही है? ये अभी डायरेक्टर जनरल है किस कहाँ की? इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो यहाँ पे अभी ऐसे डायरेक्टर जनरल काम करिए, इसके बाद ये आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे अपॉइंट हो जाएगी। Gupta's appointment comes ahead of the upcoming meeting with the RBI Monetary Policy Committee, जो कि 7 से 9 अप्रैल के बीच में होना था, तो उससे पहले का अपॉइंटमेंट हो गया। सिविल सक्सेड जो इससे पहले थे उनका क्या नाम था? प्रीवियस आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर का नाम था माइकल डी पात्रा। तो ये था वो आरबीआई गवर्नर के तौर पे, डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर जनवरी 2020 से जनवरी 2025 तक थे। पात्रा लुक डाउन मॉनेटरी पॉलिसी देखते थे, इकोनॉमिक और पॉलिसी रिसर्च देखते थे, फाइनेंशियल मार्केट देखते थे। तो जो पूनम गुप्ता है यहाँ पे 2021 में ज्वाइन हुई थी, पर यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले वो कम से कम 20 साल उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ऐसे सीनियर पोजीशन पे काम किया। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन पे काम किया था, और फिर उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएसए में भी पढ़ाया है। ही वॉज ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है।
Gupta has also been the RBI chair professor at the National Institute of Public Finance and Policy and a professor at the Indian Council for Research on International Economic Relations Research. यहाँ यहाँ उन्होंने काम किया हुआ है। तो इसके बाद ये अब RBI गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे अपना पद संभाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है IAF फाइटर, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट, जो कि जामनगर गुजरात में क्रैश हो गया है। वन पायलट इजेक्ट, सर्च ऑन फॉर अदर। ठीक है, तो ये क्या था? तो ये 2 सीटर जैगवार फाइटर जो पहले फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर बनाते थे, पर इसका प्रोसेसन अभी जैगवार जो फ्रांस और ब्रिटेन मिल के बनाते थे, इसको अब इंडिया बनाती है। तो इंडियन कंपनी बना जो है HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये बनाती है। ठीक है, तो 2 सीटर जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्रैश इन एन ओपन फील्ड इन सुअर्दा विलेज ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात ऑन वेडनेसडे नाइट, कन्फर्म जामनगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रेम सुखु डेलू। तो जामनगर के जो SP है प्रेम सुख डेलू ने कंफर्म किया कि जो इंडिया का जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट जो 2 सीटर है, वो एक ओपन फील्ड में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है? While one pilot who ejected from the aircraft was rescued and moved to the nearest hospital for treatment, search for the other was underway। इसमें 2 पायलट थे, एक तो इजेक्ट हो गया जिसे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दी, और दूसरे का अभी पता नहीं चला है, वो अभी भी खोज जारी है। SP Delu said the aircraft was being used for training purposes. Jamnagar collector KB Thakkar told the Indian Express while on the pilot has been found and moved to GG General Hospital for treatment, we cannot confirm the status of the other pilot. There were no civilian casualties in the aircraft crash as it took place in an open ground. तो वहाँ के जो SP है उन्होंने बोला कि जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होता था, क्योंकि इसमें पुराने इंजन लगते थे। और जो जामनगर कलेक्टर है उन्होंने कहा कि एक पायलट को तो हमने खोज और उसे GG जनरल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है, पर दूसरा जो पायलट है उसके बारे में कोई अभी जानकारी मिला नहीं है, और किसी भी सिविलियन का इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ओपन फील्ड में गिरा था। द क्रैश occurred around 10 p.m. following which a large convoy of police, emergency staff and civic administration of official rushed to the village। तो जो हादसा हुआ था वो तकरीबन रात के 10 बजे हुआ था, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँची, इमरजेंसी स्टाफ पहुँचे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिसर से वो सब पहुँचे गाँव में। उसके बाद वहाँ पे फॉलोइंग द एफर्ट्स ऑफ द फायर फाइटर फ्रॉम जामनगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, द फ्लेम्स वर doused an hour after the craft. The 2-seater variant of the Jaguar fighter aircraft, which the police said was on night sortie, crashed in an open field about 18 km from Jamnagar city, just off Talwar highway। तो ये जब सब पहुँचे वहाँ पे जहाज में आग लगी हुई थी, और जो वहाँ के फायर और इमरजेंसी सर्विस है उन्होंने घंटों के मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया। और जो दुर्घटना हुई वो जामनगर जो मेन सिटी है उसे 18 किलोमीटर दूर पे हुई थी। तो अभी थोड़ा सा इसको अब देख लेते हैं। तो इंडिया के पास कितने फाइटर प्लेन है? एक तो जैगवार है जो कि फ्रांस और ब्रिटेन से बना था, पर अब भारत में बनता है। एक है MiG-29, ये कहाँ का है? ये रसिया का है। एक है सुखोई, ये भी रसिया का है। फिर आता है एक मिराज, ये फ्रांस का है। फिर राफेल, ये भी फ्रांस का है। तो ये सब अभी इंडिया के पास लड़ाकू विमान है, पर इंडिया का ये है कि इंडिया ज़्यादातर
पुरानी चीज़ों टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, नई टेक्नोलॉजी पे है नहीं। पहले तो इसलिए इंडिया की जो फाइटर है, मतलब फाइटर प्लेन्स है, वो ट्रेनिंग के दौरान ही इनमें आग लग जा रही है, फेलियर हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गई तो फिर ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी कि लड़ने गए और लड़ने से पहले ही प्लेन में आग लग जेट में आग लग गया। तो ये हमें नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये सब चीज़ों से बचा जा सके। तो इसमें क्या क्या था हमने देखा, गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया, एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, दूसरा घायल है जिसे अस्पताल में भेज दिया गया है। क्रैश के बाद प्लेन कई टुकड़ों में बट गया, उसमें आग लग गई। घटना घटना कालावर हाईवे के रोड पे सुवर्दा गांव में हुआ। ये पिछले 1 महीने के अंदर दूसरा प्लेन हादसा है। इससे पहले भी हुआ था जो कि 7 मार्च को हरियाणा के पंचकुला में तकनीकी खराबी के कारण एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ था। फाइटर जेट ने अम्बाला एयरबेस से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी, ये भी ट्रेनिंग के लिए ही था। हादसे में पायलट जेट से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, तो वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ था। अब आते हैं अगले न्यूज पे। अगला है मस्क विल लीव सून, ट्रम्प टेल्स हिज कैबिनेट। तो एलन मस्क है, एक बिजनेसमैन है, तो वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा था। उनकी कंपनी भी है स्पेसएक्स टेस्ला, तो इसके लिए वो वहाँ से बाहर होने का फैसला लिया है। तो देखते क्या है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टोल्ड मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट एंड अदर्स क्लोज कॉन्टैक्ट्स दैट टेक बिलियनियर एलन मस्क विल सून स्टेप बैक फ्रॉम हिज cost cutting government role. Politico reported Wednesday citing 3 people close to Trump. ट्रम्प ने कहा कि जो इलॉन मस्क है वो बहुत ही जल्द मतलब कॉस्ट कटिंग गवर्नमेंट रोल से वापस मतलब स्टेप बैक कर लेंगे। Trump has tasked the Tesla and SpaceX CEO with leading efforts through his Department of Government Efficiency to cut government funding and dismantle various US agencies as special government employee। तो ट्रम्प का काम मतलब इसका इलॉन मस्क का काम क्या था, वो एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी थे, जहाँ पे उनका काम था कि जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग एक्स्ट्रा जा रही है उसको कट ऑफ करना, दूसरी एजेंसियों को देखना कि कोई फिजूल खर्ची ना हो, या अगर 10 लोगों का काम है तो 10 ही लोग रहे, वहाँ पे ज़्यादा लोग ना रहे। तो ये सब उनके अंडर में आ रहा था। तो Politico reported that both Trump and Musk decided in recent days that Musk will soon return to his business but gave no specific date। तो ट्रम्प और मस्क ने मतलब रिसेंट डे में डिसाइड किया कि मस्क अपने बिजनेस की तरफ चले जाएंगे, पर कोई एक फिक्स डेट डिसाइड नहीं हुआ है। मस्क एंड डॉज डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ऑन द रिपोर्ट। तो मस्क और डॉज ने इस पे कोई मतलब अपनी तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं दी है। शेयर ऑफ सम कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज rose following the report. Share of Musk Tesla, which were down 2% in the early trading after a sharper than expected fall in first quarter, reversed course and were about 5%। तो जो मस्क का कंपनी है टेस्ला, तो मस्क की पॉलिटिक्स में आने के बाद से जो टेस्ला है उसके शेयर में 2% डाउन हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा था फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद था कि मस्क इंटरफेयर करे पॉलिटिक्स में। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करे, तो उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा था। दूसरे देशों में ट्रम्प के कारण मतलब इलॉन मस्क के कारण कंपनियों को नुकसान हो रहा था, लोग गाड़ियाँ जला रहे थे, गाड़ियाँ बिक्री कम हो रही थी। तो इसी के लिए उन्होंने सोचा कि अब दोबारा बिजनेस पे जाते हैं, गवर्नमेंट से हट जाते हैं। पर जो वहाँ का गवर्नमेंट का रूल है तो उसमें 130 डे मैंडेट रहता है कि यहाँ पे इतने दिन आपको काम करना है, उसके बाद आप वहाँ से छोड़ सकते हैं। तो
इलॉन मस्क उतने दिन एटलीस्ट 130 डेज काम करेंगे और जो भी उनके काम है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि नो वन इज पुशिंग हिम आउट फ्रॉम हिज एजेंसी। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। वाई इटली हैज़ मेड इट हार्डर टू बिकम इटालियन। तो इटली ने अपना जो सिटीजनशिप लॉ है उसको टाइट कर दिया है। इससे जो इटालियन एंसेस्टर है, जो अपना ब्लड लाइन मतलब जनरेशन का यूज करके वहाँ पे मतलब वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते थे इटालियन नेशनल का, वो हार्डर हो जाएगा। पर इटली ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इटली का जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग में 3rd नंबर पे आता है। तो बहुत पावरफुल है, तो लोग यहाँ पे अपना सिटीजनशिप लेना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने हटा दिया, जिसकी वजह से लगभग 60,000 जो ओल्ड एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में चला जाएगा, जिसका कोई पता नहीं है ये क्लियर होगा नहीं होगा। ठीक है, तो लॉ क्या था? Previously, anyone who could prove that they had an Italian ancestor alive after the unification of Italy in 1861 could seek citizenship. The process took about 2 years with expenses ranging from the cost of notarizing and translating documents to the thousands of dollars to hire companies to do all the legwork, according to report by CNN। तो पहले ये था कि कोई भी मतलब इटालियन पासपोर्ट सिटीजनशिप ले सकता था अगर उसके एंसेस्टर इटालियन हो तो। गेट सिटीजनशिप, ठीक है, मतलब जब, और ये कब तक होने चाहिए, कब के होने चाहिए थे? यूनिफिकेशन हुआ था जब इटली एक देश बना था 1861 में। उसके बाद के अगर कोई है तो उनके जो भी एंसेस्टर है अगर इटली के है तो कोई भी ले सकता था उस फैमिली का इटालियन सिटीजनशिप। और इसके लिए लगभग 2 साल का इस प्रोसेस के लिए 2 साल का टाइम लगता था, जिसमें एक्सपेंसेस होते थे, कॉस्ट ऑफ नोटराइजिंग, ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट, जैसे थाउजेंड ऑफ डॉलर्स खर्चा हो जाता था। तो ये तो लॉ था। तो आगे क्या है? दिस मीन दैट इवन इफ समवन्स पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेर नॉट citizens, people could still apply for Italian citizenship based on the status of an even earlier generation. Millions of Italians immigrated to the America in the 19th and 20th century, often to escape poverty. तो मान लीजिए किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इटली के थे, फिर ये पेरेंट्स है, ये चाइल्ड है। तो ग्रैंड पेरेंट्स इटली के थे पर पेरेंट्स इटली से बाहर चले गए, मान लीजिए अमेरिका चले गए, मान लीजिए कि नीचे दिया हुआ है। तो जो उनका बेटा है वो यहाँ से ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लेके सिटीजनशिप ले सकता था, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स इटली के थे, तो एंसेस्टर के इटालियन थे, तो वहाँ से अप्लाई कर सकता था, मिल जाता। क्योंकि बहुत सारे जो इटालियन थे वो 19 और 20 सेंचुरी में गरीबी से बचने के लिए अमेरिका चले गए थे। तो फिर वो इटली का जो सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए लोग वो लेना चाहते हैं। तो नया लॉ क्या कर रहा है? अंडर न्यू डिक्री which was announced on Friday and came into effect immediately, applicant must have at least one Italian parent or grandparent to seek citizenship through bloodline. Also, dual nationals can lose their Italian citizenship if they don't engage by paying taxes, voting or renewing their passport. तो अभी नया लॉ में है कि या तो कोई भी एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इटली में रहता हुआ हो तो उसके बच्चे को मतलब वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। और अगर आपके पास डुअल नेशनल का पासपोर्ट है, मतलब आपके पास सिटीजनशिप है 2 देश का, तो आप इटली का सिटीजनशिप आप खो सकते हो अगर आपने यहाँ पे टैक्सेस नहीं दिए, वोटिंग नहीं किया
तो आप यहाँ का सिटीजनशिप हो सकते हो। इट्स नाउ मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वाज प्रीवियसली ओनली नीडेड फॉर नेचुरलाइजेशन थ्रू रेसिडेंस और मैरिज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ठीक है, तो इटली ने लॉ चेंज क्यों किया? Minister of Foreign Affairs Antonio Tajani said stricter regulations were required to thwart abusers who had fugitives to the country and only coveted its passport। मतलब कुछ लोग थे जो पासपोर्ट का गलत यूज करते थे, मतलब बस सिर्फ पासपोर्ट पावरफुल इसलिए लेते थे और इटली में रहते नहीं थे। यहाँ का मतलब काउंटिंग में दिखाता था कि ये इटली के सिटीजन है, पर किसी और देश में रहते थे, वहाँ टैक्स देते थे, वहाँ पे वोट करते थे। तो इसके लिए इन्होंने लॉ को चेंज किया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, द नंबर ऑफ इटली सिटीजन अब्रॉड increased by 40% in the last 10 years, going from 4.6 million in 2014 to 6.4 million in 2024। जो सिटीजनशिप है, जो बाहर जा रही है सिटीजन, वो पिछले 10 सालों में 40% इंक्रीज हो गए। जो पहले 4.6 मिलियन थे 2014 में, वो बढ़ के अब 6.4 मिलियन हो गया है 2024 में। तो जो बाहर जा रहे थे वो तादाद बढ़ रहा था। सर्च इन पासपोर्ट एप्लीकेशन इन रिसेंट ईयर has overwhelmed many institutions. Courts have struggled to process passport requests and consulates and municipal offices have been inundated with requests for old birth, death and marriage records। तो लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए या तो बाहर चले गए, उनको पासपोर्ट मिसयूज करने से रोकने के लिए लॉ चेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है मिसप्लेस्ड सपोर्ट। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर फाइनेंशियल स्ट्रेस टेलको इज प्रॉब्लमेटिक, पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट कंपटीशन नॉट कंपटीटर। तो पॉलिसी ये है कि कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना है, कंपटीटर्स को नहीं। मतलब हमें कंपटीशन अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि कंपटीटर को ख़त्म करने से। इन सितंबर 2021 the union government announced a series of measures of support to ailing telecom sector। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो टेलीकॉम सेक्टर उसको सपोर्ट करने का अनाउंस किया, जिसमें क्या क्या था? रीडिफाइनिंग व्हाट कंस्टिट्यूट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, कटिंग स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस एंड मोराटोरियम डिफरमेंट ऑन अनपेड ड्यूज अमंग अदर्स। तो जो भी उनका मतलब ग्रॉस रेवेन्यू है, कटिंग स्पेक्ट्रम है, जो उनका अनपेड ड्यूज है, ये सब पे उन्होंने उनकी मदद करने के लिए डिसाइड किया। एज पार्ट ऑफ मेजर्स, गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएटेड एन ऑप्शन दैट अलाउड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट एंड ड्यूज pertaining to deferred payment into equity। तो जो उनका मतलब किसी कंपनी में ड्यूज है, तो उस ड्यूज को मान लीजिए आप पे 100 रुपये का ड्यूज है, मतलब 100 रुपये कंपनी की वैल्यू है, आप पे 20 रुपये का कर्जा है। तो 20 रुपये कर्जे के लिए आप 20% कंपनी का इक्विटी इंडियन गवर्नमेंट को दे दो, तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा ड्यूज पे और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। In early 2023, the government chose to convert rupees 16,133 crore of internet dues owed by Vodafone Idea into equity। तो 2013 के अर्ली में तो जो 16,133 का वोडाफोन आइडिया का जो ड्यूज था गवर्नमेंट पे, उसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और वो उतना इक्विटी भारत सरकार के हाथ में चली गई। एंड नाउ ए फ्यू डे अगो it decided to convert the outstanding spectrum auction dues of rupees 36,950 crore into equity and consequently the government will now own roughly 49% of Vodafone Idea। तो कुछ दिन पहले 36,950 करोड़ का ड्यू था वोडाफोन आइडिया पे, उसको गवर्नमेंट ने इक्विटी में चेंज कर दिया। तो अब भारत सरकार के पास वोडाफोन आइडिया का 49% इक्विटी आ गया है। The existing promoter that Aditya Birla Group
Its stake in the entity will come down from 14.41% to 9.5%. तो इसमें जो पार्टनर थे आदित्य बिरला ग्रुप था और वोडाफोन थे। तो आदित्य बिरला ग्रुप का जो उसमें इक्विटी था 14.14%, वो अब 9.5% पे आ गया है। और वोडाफोन का था जो 16.04%, वो 24% नहीं, मतलब 24% से 16.07% पे आ गया है। Will however continue to exercise operational control over the company। पर इसके बावजूद कंपनी अपना काम जैसे कर रही थी वैसे करते रहेगी। पर इससे नुकसान ये हो गया कि अभी मान लीजिए 100 था ही, जो तो 49 तो अब गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, बच कितने रहे 51। तो इसी 51 में इंटरनेट भी देना है, कॉलिंग भी देना है, और जो उनके एम्प्लॉय हैं उन्हें भी देना है। तो अब उन पर लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से वो मतलब 5G में उतना अच्छा से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। The conversion will ease the company's cash flow woes, giving it breathing space in the near term. But the question is, will it help turn around the fortunes of value good telco? Vodafone Idea has been seeing a steady erosion in the customer base. As of December 31, 2024, the company had 199.8 million subscribers, down from 215 million in the third quarter of 2023-24। तो कंपनी के जो 2023-24 के थर्ड क्वार्टर में था, मतलब जुलाई से सितंबर या अक्टूबर तक वहाँ के पास 215 मिलियन कस्टमर्स थे, जो कि 2024 के एंड में, मतलब 31/12/2024 को वो घट के 199.8 मिलियन पे आ गए थे। Its average revenue per user stood ₹156 in September 2024। तो वोडाफोन आइडिया का पर पर्सन रेवेन्यू था 156, जियो का कितना था 195, और एयरटेल का कितना था 233 रुपये पर पर्सन। द कंपनी ऑल्सो हैज द लोएस्ट डाटा यूसेज अमॉन्ग्स द 3 प्लेयर्स। जो तीन अभी यही तीन तो इंडिया में चल रहे हैं, जियो, एयरटेल और वीआई। तो इसमें से सबसे कम था वीआई के पास, ठीक है। Its strategy to improve its position seems to rest on undertaking capital expenditure to strengthen its 4G network and roll out 5G service, especially which could help push the subscriber number and revenue। तो इनका ये चाहते थे कि 4G को जितना जल्दी हो सके 4G नेटवर्क को मजबूत किया जाए और 5G दिया जाए, जिससे अगर 5G अगर आ जाए तो इनके पास ऑडियंस मतलब कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे, जिससे इनका रेवेन्यू बूस्ट करेगा। क्योंकि जियो और एयरटेल सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी है, सब जगह है। जियो एयरटेल के मुकाबले थोड़ा कम है, और वीआई सबसे कम है। तो वीआई चाहता था कि हम भी मार्केट में जियो और एयरटेल के बराबर में आ जाए। बट एज रिपोर्टेड इन दिस पेपर, वोडाफोन आइडिया ऑल्सो ओज ₹2.3 लाख करोड़ एज December 2024, of which 77,000 crore is an account of AGR dues and 1.4 लाख करोड़ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी। तो 2024 दिसंबर के तक जो वोडाफोन आइडिया है उस पर 2.3 लाख करोड़ का ड्यूज था, जिसमें से 77,000 AGR ड्यूज है और 1.4 लाख स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम वो होता है जिससे नेटवर्क टावर्स लगते हैं, वो सब लाइबिलिटी हो जाते हैं। Any further conversion of dues owed by the telco would result in the government stake crossing 50%. Should continued support be extended to the financial stress telco। मतलब अगर इससे ज़्यादा अगर उन्होंने ड्यूज हुआ तो गवर्नमेंट ऐसे में भी 49% पे, वो 50% प्लस हो जाएंगे, तो मेजोरिटी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। तो इसको फिर गवर्नमेंट फिर इसको हैंडल करेंगी। The Indian telecom sector is dominated by two strong players, Reliance Jio and Bharti Airtel। ये दो strong player हैं। There is a concern that in the absence of support extended to Vodafone Idea and with public sector telcos continue to struggle, a duopoly like market structure would be the
डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जियो एयरटेल ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जब मन आता है इन्हें प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी यही दोनों का चल रहा है। मतलब एक तरह से मोनोपोली बोले या दुओपोली मार्केट बोले, वही चल रहा है। तो जिससे बाकी को नुकसान है और कस्टमर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। बट द फोकस ऑफ पॉलिसी शुड बी टू प्रोटेक्ट कंपटीशन, नॉट फाइनेंशियल स्टेट कंपटीटर। पर गवर्नमेंट का होना चाहिए था कि कंपटीशन को मतलब बना के रखने को, कंपटीटर ख़त्म ना करे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अगर चला गया गवर्नमेंट के हाथ में तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, बस जियो एयरटेल रहेंगे। तो इसको कंपटीशन को बनाए रखना था। गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ प्राइवेट प्लेयर एंड एनी अदर इंटरवेंशन विल ओनली रिस्क डिटोरेटिंग द मार्केट। तो इंडिया में अभी 4 नेटवर्क्स हैं, BSNL, VI, जियो और एयरटेल। सबसे ज़्यादा नेटवर्क एयरटेल का है, मैक्सिमम ये पहले पे, फिर ये आता है, फिर ये। तो गवर्नमेंट के अंदर में फ़िलहाल सिर्फ ये है। पर इसका ग्रोथ एक टाइम पे ऐसा था कि BSNL के पास लगभग बहुत कस्टमर थे, सबसे ज़्यादा BSNL के पास थे। पर फिर जियो एयरटेल आया, फिर जियो आया, फिर वोडाफोन आइडिया आया, तो इन्होंने अपना मार्केट स्ट्रॉन्ग किया। और BSNL सरकारी होने के कारण नीचे चला गया, क्योंकि सरकारी चीज़ है, यहाँ पे काम सही से नहीं हो रहा था। तो हमें BSNL का रेट कम है, पर बहुत जगह ऐसा है BSNL का कि नेटवर्क ही नहीं आता है, तो इसके लिए लोग यूज कम कर रहे हैं। क्यों? और ऐसे कंपेयर किया जाए तो सबसे कम रेट है BSNL का। और BSNL को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, फिर जो कंप्लेंट्स आती है उन्हें सही से मतलब टाइम टू टाइम उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि BSNL का ऐसा हो गया था कि अगर आप कंप्लेंट करें तो वो काम होते थे 2 से 3 महीने बाद। अब कोई है जिनको ब्रॉडबैंड लेना रहता था BSNL का, तो अगर वो आज रजिस्टर करते थे तो उनके पास आता था 2 से 3 महीने बाद। तो इसके लिए लोगों का इंटरेस्ट इसमें से कम हो गया। और एयरटेल का भी कुछ टाइम पहले ही चल रहा था कि जीरो कंप्लेंट, तो ये एयरटेल का हो गया कि तुरंत कंप्लेन आया, तुरंत इन लोगों ने उसका निवारण कर दिया। पर BSNL का तो ऐसा नहीं था। BSNL अगर ऐसा होता तो BSNL भी अच्छा करता। पर अभी थोड़ा सा बातचीत है इसकी जियो और एयरटेल का, किसके साथ, इलॉन मस्क की कंपनी है जो स्टारलिंक, इसके साथ। तो स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक एक इंटरनेट मतलब इंटरनेट के लिए है जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट लेता है। तो जियो और एयरटेल है फिलहाल टावर के थ्रू इंटरनेट सब जगह पहुंचाते हैं। अगर इन्होंने स्टारलिंक के साथ टाई अप किया तो टावर लगाने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये सीधा स्टारलिंक के सैटेलाइट से किसी भी गाँव किसी भी कोने में भेज सकते हैं। तो स्टारलिंक का भी कैसा है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, उनका एक आता है इस टाइप का एंटीना लगा रहता है, उससे आप कहीं भी लेके जाइए, आपका सैटेलाइट से कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा। और फिर कहीं भी जंगल में जाइए, गांव में जाइए, किसी भी घर में जाइए या गाड़ी में जाइए, कितनी भी स्पीड में या ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, आपको नेटवर्क मिलेगा, हमेशा आएगा। पर जियो एयरटेल का भी ये है कि टावर, अब बहुत जगह जंगल में चले जाए वहाँ टावर नहीं है, किसी घर में है तो वहाँ पे भी नेटवर्क फ्लोर के हिसाब से आता है, तो वो भी दिक्कत होगा। तो इससे कनेक्शन स्टारलिंक के साथ जुड़ने के बाद इन्हें टावर लगाने का टेंशन नहीं रहेगा, अब कोने कोने में आपको नेटवर्क मिलते रहेगा। तो ये एक तरह से BSNL के लिए नुकसान होगा, क्योंकि BSNL अभी 4G पे ही है। 4G के मोस्ट ऑफ दी जगह 3G ही आता है इसका, 4G कहीं कहीं, और 5G गिने चुने जगह पे ही आता है। अगर आपके मोबाइल में 2G आता है, 3G आता है, LTE लिखा आता है, वोल्टी लिखा आता है और
5G लिखा आता है। ये जो आता है ये 4G कनेक्शन है, ये 3G, ये 2G, 5G। पर BSNL का ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये बहुत रेयर आता है। कहीं कहीं आया, कहीं कहीं नहीं आया। और बाकी जो एयरटेल है, जियो है, वो इस पे शिफ्ट हो गया है। जबकि वोडाफोन आइडिया इस पे अभी है, इस पे कहीं कहीं शिफ्ट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप कल क्लास में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।